हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस विद MS में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास की NCERT के नोट्स के माध्यम से चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर पहला है और अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। 10th क्लास का चैप्टर नंबर ये पहला है। इसके क्या है NCERT नोट्स है ये। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारम क्या होते हैं, उत्पाद, तो तीनों हेडिंग्स के माध्यम समझेंगे। तो परिभाषा इसकी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है आपके ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं भाई, तो वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शन में क्या है भाग लेते हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, आपके अभिकारक कहलाते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे क्या कहते हैं भाई, उत्पाद कहते हैं। और पहली परिभाषा देखिए आपने, ऐसे परिवर्तन इनके गुणों वाले पदार्थों को निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसी के जो रासायनिक अभिक्रिया के क्या है उदाहरण में कुछ भोजन का पाचन, श्वसन, नंबर 3 दे रखा है लोह पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। तो क्या है ये रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है मेरे भाई। तो क्या है ये उदाहरण है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ उदाहरण देके समझाई, तो ये से आपको 5 उदाहरण हैं ये भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के परीक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के परीक्षण क्या क्या होते हैं। तो यानी होने पर तो क्या है, सबसे पहले तो क्या अवस्था में परिवर्तन होता है, और दूसरा रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, और तापमान में भी चेंजिंग आती है, और कह रहा है गैस में भी उत्सर्जन होता है, गैस का भी क्या है उत्सर्जन हो सकता है। रासायनिक क्रिया क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या है ये परीक्षण पैदा होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यानी कि चित्र अनुसार किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया सॉल्व होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, शब्द समीकरण है ये, यानी कि हिंदी का मैटर है, और फिर उसके बाद इंग्लिश का मैटर है। तो यानी कि जो है हिंदी की लैंग्वेज, और ये आपकी केमिकल रिएक्शन की लैंग्वेज है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द समीकरण। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्लीय, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए मिलाएंगे तो क्या इससे क्या लिखते हैं, अभिकारक। तो यानी कि LH साइड हमेशा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया करते समय क्या है, रिएक्टेंट जो होता है आपका अभिकारक, तो वो हमेशा क्या है LH साइड की ओर लिखा जाता है। इसमें लिखा गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और आपका इधर की साइड बन के आता है आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना है, रिएक्शन के अनुसार बना है। तो RH साइड की क्या लिखा जाता है, आपका उत्पाद लिखा जाता है। ये बात आप जानेंगे। और क्या है, केमिकल रिएक्शन सॉल्व हुई है यहाँ पर Zn प्लस H2SO4, यानी LH साइड पे क्या है आपका रिएक्टेंट है, Zn प्लस H2SO4 दोनों क्या है रिएक्टेंट हैं, दोनों का अभिक्रिया होगी, यानी केमिकल रिएक्शन होगी रासायनिक समीकरण। तो इसका क्या है Zn-SO4 से करेगा तो Zn-SO4 बनेगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। तो क्या है इस प्रकार से क्या है केमिकल रिएक्शन का लिखना होता है, और इस प्रकार से हम सॉल्व भी करते हैं। इस क्या है नमूना है खाली अभिक्रिया का, आगे भी कुछ रिएक्शन आएंगे उनको भी कराएंगे। तो ये क्या है नमूना है लिखने का। तो इसी प्रकार अगले नोट्स में पढ़ेंगे। आपने जाना रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से लिखी जाती है, रिएक्टेंट किधर होता है और उत्पाद किधर लिखा जाता है, और किस प्रकार से रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती है। इसी प्रकार अगले नोट्स पर जाते हैं। अब क्या है भाई, ये कह रहा है रासायनिक समीकरण किस प्रकार से अपना प्रभाव जमाती हो, क्या क्या कंडीशनें होती हैं जिससे क्या रासायनिक समीकरण बन के तैयार होती है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, अभिकारक, उत्पादों के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं भाई। तो रासायनिक समीकरण लिखने से पहले क्या है, तत्वों के प्रतीक अच्छे से याद होना चाहिए, और अभिकारक उत्पाद क्या है सूत्र भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं। और कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का समय क्या है, ताप, दाब यानी टेम्परेचर हो या प्रेशर, उत्प्रेरक हो आपका, इनको क्या है तीर के ऊपर नीचे रिवर्स जो एरो आता है उसको क्या है ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ये क्या है मूल कंडीशन है रासायनिक समीकरण की। और कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। आप सीखेंगे आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन किस प्रकार से करते हैं, एक एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने। तो क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
द्रव्यमान को ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट किया जाता है। यानी क्या मतलब है, आप रिएक्शन करेंगे तो यह रिएक्टेंट और एलएच साइड और राइट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट उत्पाद बन के आएगा। ये द्रव्यमान होगा उनका या तो ना तो नष्ट होगा और ना ही इसका द्वारा उत्पन्न किया जा सकता। और क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है और बराबर ही संख्या इस प्रकार आती हैं, बराबर मात्रा में निकल के आता है। तो इसको भी जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं पश्चात उत्पादक के तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे इनकी परमाणु की संख्या क्या समान होनी चाहिए। यानी कि परमाणु की जो संख्या होती है क्या है, दोनों तरफ क्या है, एलएच साइड एंड राइट हैंड साइड रिएक्टेंट में और एलएच साइड में क्या है, समान होनी चाहिए। तो क्या है, चरणबद्ध संतुलन करना, यानी कि चरणबद्ध संतुलन करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। चरण एक है, पहले के मेथड के साथ सुनेंगे। तो एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल है मान लीजिए, और इसका जो उदाहरण के माध्यम से इस समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार दोनों तरफ समीकरण को संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों बॉक्स बना लीजिए। यानी कहने का मतलब है, ये अपने आप कह रहे हैं, नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें। तो Fe+H2O इक्वल क्या बना, Fe2O3 + H2O। ये यानी कि रिएक्टेंट आपने लिया Fe+H2O और उन्होंने क्या बनाया है, Fe2O3 + H2O, यानी कि ये प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो गया। अब क्या है, आप दूसरे चरण में जाएंगे और दूसरे चरण में आपको समझेंगे, यानी रिएक्टेंट की संख्या क्या है, अपने अभिकारों में परमाणु की संख्या लिखेंगे और उधर लिखेंगे आप उत्पादों में परमाणु की संख्या। यानी एग्जाम्पल है, अभी रिएक्शंस भी कराऊंगा मैं एक्सरसाइज के माध्यम से। पहले टॉपिक्स को नोट्स के माध्यम से समझेंगे चैप्टर के लिए, उसके बाद सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा मैं सभी एनसीईआरटी चैप्टर का। तो क्या है, Fe तत्व यूज़ किया गया है सबसे पहले, और हाइड्रोजन तत्व भी यूज़ किया गया है, और ऑक्सीजन, यानी कि 3 तत्व पूरी रिएक्शन में यूज़ किए गए हैं। और आपको एलएच साइड में अपने क्या है, Fe+H2 यूज़ करे हैं, यानी कि Fe की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 यूज़ किए हैं, ऑक्सीजन की संख्या 1 किया गया है। और उत्पाद होने पर क्या है आपके लिए फेरस, यानी कि Fe की संख्या आपको 3 हो गई है और हाइड्रोजन की 2 करनी है और ऑक्सीजन की 4 करनी है। और इस प्रकार केमिकल रिएक्शन आके संभव हो चुकी है। और इसके बाद तीसरा चरण आता है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो क्या है, Fe+H2O आपने पहली रिएक्शन पढ़ा पहले चरण में, और कल Fe3O4 + H2O। तो आपको संतुलन करना है, तो आपको क्या है, Fe3, तो आके आपके लिए सबसे पहले क्या है, Fe3O4। तो आपको दे रखे हैं इधर H2O और यह है 4H2O। तो आप क्या करेंगे, 4 लगाए हैं आपने, 4 लगाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार से क्या है, आपको वहाँ से देखकर टेबल से दूसरी टेबल से देखकर लगाना है। इस प्रकार से 4 लगाएंगे तो क्या है, Fe3। तो Fe3 किस प्रकार है ये भी जानेंगे। पहले इस वाले H2O का केस फाइनल करेंगे। तो क्या है, Fe3O4। तो क्या है, 4 ऑक्सीजन, इधर साइड में क्या है, इधर साइड क्या है आपके 4 H2 हो जाएंगे और इधर की साइड क्या है आपके 4 H2 नज़र आ रहे हैं। अब बचा का हाइड्रोजन की कितनी संख्या, हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन की 2 से गुणा 4 में होगी, तो 8 हाइड्रोजन आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है, आपके पास 8 हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन आपको 2 निकाल दे हाइड्रोजन, तो बच्चे कितने आपके पास, इधर साइड 2 रहे हैं। अगले चरण में फिर जाएंगे और फिर जानेंगे सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलन करेंगे। यानी कि एकदम नहीं समझा गया है इसमें रिएक्शन में, तो क्या है, चरणों में समझा गया है। तो अब क्या है, Fe, तो Fe की मात्रा 3 लेंगे और प्लस 4 H2O लेंगे। टोटल रिएक्शन कराइए यहाँ पर आप, तो 3 Fe लेंगे प्लस H2O 4 भाग लेंगे और इसमें क्या है, Fe3, तो Fe3 लिखेंगे, ये Fe3 लिखा है। और H2O में 4, तो क्या है, O4 यहाँ पर अब आपके पास हाइड्रोजन बची खाली, तो हाइड्रोजन क्या है, 4 हाइड्रोजन 4 H2O इस प्रकार लिखा है। तो क्या है, सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया दोनों से क्या है, समान हो गई। इस चरण के माध्यम से आपने समझ में आया होगा। तो क्या किस प्रकार से समीकरण को सॉल्व किया गया है। तो इसी प्रकार अगले नोट्स में पढ़ते हैं, आपको जब दिक्कत आएगी अगला रिएक्शन जो आपको मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो वहाँ पर क्या है, आपको ये क्या है, एक एग्जांपल के माध्यम से इन्होंने समझाया है नोट्स में, और मैंने भी इसको समझा दिया इस प्रकार। अगला इसका जो सॉल्यूशन लाऊंगा, तो क्या है, कुछ उदाहरण हैं। तो क्या है, आपने समझा स्टेप बाय स्टेप, क्या समझा अपने रासायनिक समीकरणों को इस प्रकार संतुलन करते हैं। इसमें क्या है, डायरेक्ट भी रिएक्शन 2 उदाहरण दे रखे हैं इसमें। पहला उदाहरण है आपका 2FeSO4, यानी कि 2FeSO फेरस सल्फेट है, ऊष्मा को इसमें दिया गया है। तो क्या बन के निकलेगा इसमें, तो 2Fe2, यानी कि
क्या है प्रोडक्ट में लिख रहा है इसमें से 2FeSO4 का जब रिएक्शन सॉल्व हो यानी रिएक्शन होगी तो Fe2O3 यानी कि क्या है सॉलिड स्टेट में निकलेगा फेरिक ऑक्साइड और SO2 निकलेगा इसमें से और SO3। आप जान सकते हैं किस प्रकार से परमाणुओं का इसमें क्या है कन्वर्जन हुआ है और कन्वर्जन के माध्यम से क्या है इसमें फेरिक ऑक्साइड निकल के आया है आपके फेरस सल्फेट है। इस प्रकार एक उदाहरण और दे रखा है इसमें COO3। इसमें क्या है कोई तत्वों का घटाना या बढ़ाना नहीं हुआ, घटाया गया नहीं है और ना ही बढ़ाया गया है। तो CO3 सॉलिड स्टेट में है, चूना पत्थर बोलते हैं इसके लिए, और कैल्शियम कार्बोनेट है ये, और इसको ऊष्मा दिया गया है। तो क्या बन के लिख रहा है इसमें से ऊष्मा देने पर क्या है CaO यानी सॉलिड स्टेट में यानी कि बोलते हैं इसके बिना बुझा हुआ चूना, और ये आपका क्या है CaO2 यानी गैस अवस्था में है। और अगला टॉपिक है आपका विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन क्या है, विद्युत धारा प्रभावित कर होने वाला वियोजन, यानी कि एक ऐसा वियोजन जिसमें क्या है विद्युत धारा प्रभावित होने पर जो वियोजन होता है उसे कहते हैं विद्युत वियोजन। तो आपको रिएक्शन दे रखी है इसमें, इसको रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। 2H2O यानी लिक्विड स्टेट में क्या है 2H2O पानी जो है लिक्विड फॉर्म में है और विद्युत धारा देने पर क्या है हाइड्रोजन में बदल जाएगा 2H2O। छोटी छोटी क्या है रिएक्शंस हैं ये, इसके माध्यम से समझाया गया है। 2H2O गैस अवस्था में आ जाएगा प्लस O2 भी क्या है गैस अवस्था में आएगी। आपका 2H2 है तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा, और O यानी कि दो आगे लगे हुए तो समझ लीजिए दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि O जो है 2O2 यानी कि O2 बन जाएगा, ये भी गैस अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार क्या आपको चित्र के माध्यम से समझेंगे। यानी 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है यहाँ पर, और क्या स्विच लगा हुआ है यहाँ पर, कुंजी लगी हुई है यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि कब जोड़ना है। और आपका ये वाला जो है कैथोड का तार है और ये आपका एनोड का तार है, और ये जो टावर लगाए हैं ग्रेफाइट की रॉडें लगाई गई हैं, ये पानी में डुबा कर रखा गया है इनके लिए। और ये आपकी परख नली है, और ये ऑक्सीजन गैस, इसमें ऑक्सीजन यानी कि एनोड वाले में ऑक्सीजन गैस को भरा गया है, और इसमें क्या है हाइड्रोजन गैस को भरा गया है। इसमें क्या है कैथोड वाले के में हाइड्रोजन गैस को भरा गया है। और ये प्लास्टिक का एक मग्गा है। तो क्या है इसमें क्या है आपके लिए इसमें प्रकाशीय वियोजन हुआ है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कराता है आपका। अगला जो है आपका प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन जो है आपका प्रकाशीय वियोजन कराता है, यानी कि सूर्य की कैटेगरी में सूर्य की संपर्क में आने के बाद जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए क्या है प्रकाशीय वियोजन होता है उन केमिकल रिएक्शनों में। तो क्या है 2AgCl जो क्या है 2AgCl को सूर्य का प्रकाश दिखाने पर क्या है 2Ag प्लस Cl2 गैस अवस्था में निकलेगा इसमें से, और 2AgBr है सॉलिड स्टेट में है। और आपके सूर्य का प्रकाश जो दिखाएंगे इसके लिए 2Ag प्लस Br2 गैस अवस्था में निकलेगा इसमें भी। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ये भी 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस रिएक्शन AgCl बारी रिएक्शन दिया है तो ये डायरेक्ट पूछ ले सकता है एग्जामिनर। तो क्या है इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। क्या है सूर्य प्रकाश वियोजन के माध्यम से क्रिया संभव होती है। प्रकाश वियोजन के नाम से इस क्रिया को जानते हैं। इसी प्रकार क्या है अगला टॉपिक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती हैं, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए यानी कि रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको कहते हैं आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे तो कुछ क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने सबसे पहले जाना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद क्या है आपके चैप्टर में 5 तरह की अभिक्रिया, तो मैंने इसमें क्या है 3 तरह की अभिक्रियाओं को लगाया है। यानी कि सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया यानी कि रिप्लेसमेंट अभिक्रिया बोलते हैं इसके लिए इंग्लिश में। विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से संभव होती है, क्या है इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके योग से विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं आप विस्थापित अभिक्रिया। तो क्या Fe प्लस CuSO4 इक्वल FeSO4 बनेगा प्लस Cu निकलेगा। कहने का मतलब है ये अभिक्रिया तब होती हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके योगों से विस्थापित कर देते हैं, और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। दे रखा है नीचे इसमें लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम गई CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। Zn प्लस CuSO4 इक्वल ZnSO4 प्लस Cu जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए क्या है एक अच्छा उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का कराने में Zn एक अच्छा उदाहरण होगा। Fe क्या है एक क्रियाशील है
कॉपर से अधिक क्रियाशील है Zn, तो क्या है Zn जो है कॉपर को हटा सकता है, इसलिए क्या है ये किस कंडीशन के अंतर्गत आएंगी, विस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। एक बार परिभाषा को फिर से आना है, ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें क्या है कि एक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को यौगिकों को हटा देता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपकी विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे ध्रुव विस्थापन क्रिया, यानी ध्रुव विस्थापन यानी दो तत्वों का विस्थापन होगा इसमें। इस प्रक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो क्या है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये आपका रिएक्टेंट है। Na2SO2 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट बोलते हैं इसके लिए, और इसके लिए बोलते हैं आपके लिए बेरियम क्लोराइड। इसमें क्या बनेगा BaSO4, यानी कि BaSO4 बनेगा प्लस 2NaCl। अब क्या है ये क्रिया डायरेक्ट बना रखी हैं नोट्स के माध्यम से, तो ये पूरी तरह से क्या है संतुलित नहीं है, तो ऐसे ही पढ़ाएं इसके लिए। तो क्या है BaCl2, तो क्या है आपके बनेगा रिएक्टेंट में BaSO4 प्लस 2NaCl, और क्या है बेरियम सल्फेट जो है आपका, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अभिलय अपक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या है उपचयन अभिक्रिया होती है, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो क्या उसे होती है अपचयन अभिक्रिया। तो क्या है अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की ह्रास होता है तो क्या कहलाती है आपकी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। C+O2 = CO2, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है इसमें, और 2CO+O2 = 2CO, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, और CO+H2 हीट करने पर Cu+ हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी के साथ अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन क्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और कह दूसरा जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं आप अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। CuO+H2, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है इसमें और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है अपचयन क्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं उपचयन ये क्या है, और अपचयन होता है Cu+O2, यानी कि O का घटना यानी कि ह्रास होना, तो क्या है Cu बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर H2O बनेगा, तो ये उपचयन यानी हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है तो हाइड्रोजन H2O, तो ये क्या है अभिक्रिया उदाहरण है इसका अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन दोनों ही हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अपचयन अभिक्रिया अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या है ऐसी एक बात और निकल के आई इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें क्या है अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं का कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो आपने 3 तरह की अभिक्रिया पढ़ी, विस्थापन अभिक्रिया, ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया एवं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। यही आपके टॉपिक सिलेबस से रिलेटेड अभिक्रिया हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया। तीनों को अच्छे से उदाहरण सहित याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, यानी दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उपचयन अभिक्रियाओं का। तो क्या है आपका संक्षारण विधि क्या होती है। संक्षारण विधि समझेंगे जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिस धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तो संक्षारित हो जाती है, यानी जंग लगना बोलते हैं इसके लिए। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, या क्या है लोहे के लिए आप बड़ा छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, तो क्या है आर्द्रता और नमी के कारण क्या है उस पर जंग लग जाती है, तो ये क्रिया कहलाती है संक्षारित करना। तो ये किसका उदाहरण है, एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसी क्या है लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ये क्या है यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करने से संचारित धातुओं को बचाया जा सकता है। और ये कह रहा है सेकंड मेथड कह रहा है आपका इस उदाहरण का विक्रंदहीनता। विक्रंदहीनता क्या होती है, वायु वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री को वायु के संपर्क में आने पर उपचित हो जाते हैं, जिसके उनका स्वाद और गंध परिवर्तन आयात हो जाता है। इससे क्या कहते हैं विक्रंदहीनता क्या होता है। ये भी क्या है अपचयन अभिक्रिया उदाहरण है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया उदाहरण है। क्या होता है इसमें
किसी खाद्य या बसा तेल युक्त पदार्थ के लिए आप किसी क्या खुले मौसम में रख देते हैं तो क्या होता है, वायु संपर्क आने के बाद उसका स्वाद में और गंध में क्या है, स्वाद उसका बिगड़ जाता है और गंध सी आने लगती है और उसमें क्या है, एक क्रिया कहलाती है विकृत। इसी प्रकार कह रहा है विकृत गंधता रोकने के उपाय क्या होते हैं। तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें, यानी कि ऑक्सीजन हवा में रखें। और क्या, और दूसरा कह रहा है वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर रखें वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। और नेक्स्ट कह रहा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का यूज करें। आपने नाइट्रोजन के बारे में अच्छा खासा पढ़ा होगा कि जो कुरकुरे और अन्य खाने के पदार्थ हैं क्या है, नाइट्रोजन गैस के अंतर्गत अधिक दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है इनके लिए। और क्या है, शीतल द्वारा ठंडे स्थानों पर रखकर क्या है, विकृत को रोकने के अच्छा उपाय हैं। तो यही चैप्टर क्लोज होता है। आपने जाना अभिक्रिया क्या होती हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और किस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, और मैंने ज़रा हटके समझाया है। और इसके बाद अगला इसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। चैप्टर के लास्ट चैप्टर सभी खत्म हो जाएंगे और उसमें क्या है, सभी का सॉल्यूशन कराते आऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको रिएक्शन कराऊँगा पेड नोट्स के माध्यम से, तो इसको साफ समझ में आएगा और किस प्रकार से रिएक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो वो भी वीडियो ना देखना भूलें। तो पहला ये चैप्टर है साइंस क्लास 10th का ये चैप्टर है। तो आपने अभिक्रियाओं के प्रकार भी बड़े, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, ध्रुव विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, और अपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं। और आपने जाना संचारण विधि क्या है और विकृत को पाए। तो यही चैप्टर क्लोज है। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर के पहले के, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखने के धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला वीडियो इसी चैनल पर आपके जल्दी प्रोवाइड होगा। वीडियो अंत तक देखने के धन्यवाद।